हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। सेकंड सेमेस्टर में जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ हिंदी, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जुलाई 2022 का आज हम सॉल्व करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने टाइप करवाया है। टाइप इसलिए करवाया है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टूडेंट से मंगाया था वो पूरी तरीके से विजिबल नहीं था, सही तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इस तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा, इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो इंटरेस्टेड नहीं होगा एंड क्लियर दिख भी नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने इसको टाइप करवाने की मेहनत की एंड आपके सामने, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी चीज़ हो आप तक सही और सटीक तरीके से पहुंचे तभी वो ठीक है। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से जानेंगे, समझेंगे सटीक आंसर के साथ। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में, बीएड की बात नहीं, किसी भी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहां से हमें ये चीज पता लगती है कि आखिर क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहने वाली है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ना। तो ये सब चीजें हमें कहां से पता लगती हैं? प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? हिंदी भाषा गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता विकसित करना, क्या ये हिंदी भाषा गद्य शिक्षण का उद्देश्य है? विचारों, शब्दों, रूटोक्तियों, लोकोक्तियों, सूक्तियों व कथाओं के कोश में विस्तार करना, क्या यह हिंदी भाषा गद्य शिक्षण का उद्देश्य है? या फिर चिंतन में स्पष्टता, संगतता, क्रमबद्धता उत्पन्न करना। प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषा गद्य शिक्षण के ये सभी उद्देश्य हैं, चाहे वो वर्णों, शब्दों, वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता विकसित करना हो, कोई जो भी वर्ण है, जो भी शब्द हैं, उनको अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाए, ये भी हिंदी भाषा गद्य शिक्षण का उद्देश्य है ना। जो भी लोकोक्तियां, सूक्तियां हैं, उनमें विस्तार किया जाना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, ये सभी हिंदी भाषा गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा गद्य शिक्षण की विधि क्या है? हिंदी भाषा गद्य शिक्षण की विधि आपकी अर्थकथन, व्याख्यान, विश्लेषण व समीक्षा विधि है। क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा गद्य शिक्षण की विधि आपकी अर्थकथन, व्याख्यान, विश्लेषण और समीक्षा विधि हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, हिंदी भाषा पद्य शिक्षण की निम्न परिभाषा के लेखक कौन है? परिभाषा क्या है? पद्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। परिभाषा है पद्य आत्मा की, जो पद्य है हमारा वह आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह परिभाषा देने वाले आपके पंडित जयशंकर प्रसाद हैं। कौन? पंडित जयशंकर प्रसाद। जो ऑप्शन बी है यहाँ पे वो राइट हो जाता है। हिंदी भाषा पद्य शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है? अगर प्राथमिक स्तर पर पूछ लेता है तो उसके क्या उद्देश्य होंगे? भावों को समझने की क्षमता का विकास करना, कविता का कंठस्थीकरण, रंगमंच से कविता की प्रस्तुतिकरण, कविता में रुचि उत्पन्न करना, सामूहिक गीत गायन से एकता उत्पन्न करना, या फिर ये सभी बातें यहाँ पे सही हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक और बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि हिंदी भाषा पद्य यानी कि पोएट्री जो टीचिंग है उसका प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य ये होता है, जो पोएट्री बच्चे को पढ़ाई जाती है, जो पद्य पढ़ाया जाता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि बालकों में पोयम के प्रति, कविता में रुचि उत्पन्न की जाए, सामूहिक गीत गायन से बच्चों में एकता उत्पन्न की जाए, यही इसके पीछे उद्देश्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में संस्कृत साहित्य के आचार्य क्या मानते हैं? हिंदी भाषा शिक्षण में संस्कृत साहित्य के जो आचार्य हैं वो क्या मानते हैं? काव्य मानते हैं। ठीक है, क्या? काव्य। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो ए है वह राइट हो गया। नेक्स्ट वन इज, पद्य हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? जो पद्य है यानी जो पोएट्री है वह उस हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? उसकी प्रमुख विधि बाल गीत व नाट्य, अभिनय, शब्दार्थ, कार्य कथन, प्रश्नोत्तर विधियां ये भी हैं, व्याख्या हो गई, व्यास, तुलना विधि भी है, आदर्श एवं रसास्वादन विधि, ये सभी जो है पद्य हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर इसमें डी है
वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर दिए गए सभी कथन हमारे सत्य हैं। नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? जो नाटक होता है, नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? अर्थबोध, रंगमंच, कक्षाभिनय व समवाय विधि। क्या ये नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि है? या भाव प्रधान, इंद्रिय मंचन, व्याख्यान, अवलोकन और विश्लेषण, या फिर ये सभी कथन सत्य हैं? तो आपको बता दें कि अर्थबोध, रंगमंच, कक्षाभिनय और समवाय विधि ये जो है नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि है। ये सभी क्या है? नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में नाटक शिक्षण प्रणाली समय काल से कैसी है? हिंदी भाषा शिक्षण में जो नाटक शिक्षण प्रणाली है वो एक समय काल से कैसी है? अत्यधिक प्राचीन है, मध्यकालीन है, विकासोन्मुख है, या फिर पद्यांश प्रस्तुतिकरण विधि है? तो ये आपकी अत्यधिक प्राचीन विधि है। क्या हो जाएगा? अत्यधिक प्राचीन विधि है। क्वेश्चंस को ठीक से समझते हुए चलिए किस तरीके से देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे हिंदी में डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि जो है कि इसका पर्यायवाची क्या है, इसका विलोम शब्द क्या है ना, इसका कोई एक आधा क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको टीचिंग से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा में कहानी शिक्षण की निम्न परिभाषा लेखक ने दी है। किसने दी है? परिभाषा है, कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये परिभाषा आपकी चार्ल्स वैरेट ने दी है। किसने? चार्ल्स वैरेट की परिभाषा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हिंदी भाषा में कहानी शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? जो कहानी शिक्षण होता है, जो स्टोरी टीचिंग होती है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? कौतूहल, जिज्ञासा, जीवन की वास्तविकता उसमें दिखाई जानी चाहिए। कहानी का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए कि आखिर हम कहानी कह क्यों रहे हैं, बच्चों को कहानी सुना क्यों रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। भावनाओं की प्रधानता और वास्तविक व कल्पना का समावेश होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी बातें जब सही होती हैं तो फिर हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाते हैं। कहानी शिक्षण विधि में अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली में कौन कौन घटक प्रमुख होते हैं? जो अधूरी कहानी है फिर उसको जो है आप पूर्ति करें, है ना, तो उसमें पूर्ति प्रणाली में कौन कौन घटक मेन होते हैं? शीर्षक देकर के, कहानी के प्रारंभ को 2-3 वाक्य देकर एवं सामान्य रूपरेखा देकर के उसको पूरा करना। तो यही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। यानी कि कहानी शिक्षण विधि में जो अधूरी कहानी को फिर पूरी करना होता है उसमें उसका शीर्षक दीजिए, है ना, कहानी के प्रारंभ को 2 या 3 वाक्य दे करके और फिर उसको सामान्य रूपरेखा दे करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। हिंदी भाषा में व्याकरण शिक्षण को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? हमारे हिंदी भाषा में जो व्याकरण शिक्षण होता है ना, जो ग्रामर टीचिंग होती है, उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है शब्दानुशासन। दूसरा नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे टेट, ये सारे ही क्वेश्चंस आपसे टेट सीटेट में पूछे जा सकते हैं। उसी लेवल का पेपर भी है आपका। ठीक है। शब्दानुशासन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? शब्दानुशासन कहते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य योजना का क्या महत्व है? पाठ्यवस्तु ज्ञान को कक्षा में क्रियान्वयन करना, यानी कि जो भी पाठ्यवस्तु ज्ञान है उसको कक्षा में व्यवहार में लेकर के आना। पाठ्यवस्तु के प्रमुख बिंदुओं का विस्तार कैसे किया जाए? पाठ्य बिंदुओं का दैनिक जीवन की परिस्थितियों में संबंध स्थापित किया जाए, या फिर उपरोक्त सभी बातें यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी है वो राइट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाठ्य योजना शिक्षक द्वारा कक्षा में की जाने वाली क्रियाओं की क्रमबद्ध योजना है। जो पाठ्य योजना है वो शिक्षक के द्वारा कक्षा में की जाने वाली क्रियाओं की क्रमबद्ध योजना है। पाठ्य योजना की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ये जो परिभाषा है यह आपके एल.बी. स्टैंड ने दी है। किसने? एल.बी. स्टैंड की परिभाषा है। याद रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं, आसान सी परिभाषाएं बहुत पूछता है। व्याकरण शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? जो बच्चों को ग्रामर टीच की जाती है, पढ़ाई जाती है व्याकरण, उसका मूल उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा को शुद्ध रूप पहचानने में विद्यार्थी को समक्ष एवं समर्थ बनाना, या फिर शब्दों को सही रूप से पहचानने में सक्षम बनाना कि बच्चा जो है वो सिर्फ शब्दों को सही रूप से पहचान ले। ठीक है, केवल शब्दों को पहचान ले, इसलिए ग्रामर तो नहीं टीच की जाती। मुझे नहीं लगता ऑप्शन ये सही हो जाएगा। शब्द समूह से उचित वाक्य रचना का विकास करना, सिर्फ जो है वाक्य रचना करना सीख जाए, ये भी कुछ ठीक ऑप्शन नहीं लग रहा है। शुद्ध उच्चारण करना,
पाठन व अवलोकन करने में सक्षम बनाना। देखिए इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ए है, भाषा को शुद्ध रूप में पहचानने में विद्यार्थी को सक्षम एवं समर्थ बनाना। यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी को सक्षम एवं समर्थ बनाना। ओके, ऑप्शन ए जो है वो आपका ज़्यादा बेस्ट है एंड यही राइट है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है व्याकरण शिक्षण में रुचि संबंधी उद्देश्य क्या है। इंटरेस्ट से संबंधित शुद्ध भाषा सीखने व प्रयोग का ज्ञान। शुद्ध भाषा सीखिए, फिर उस भाषा को कैसे प्रयोग किया जाता है इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। भाषा के गुण क्या हैं, भाषा में कमियां क्या हैं, उनको परखने की क्षमता का विकास करना, यही व्याकरण शिक्षण में रुचि से इंटरेस्टेड उद्देश्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें ए है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हिंदी भाषा में पाठ्य योजना के प्रमुख मूल रूपरेखा क्या है। पाठ्य योजना की प्रमुख मूल रूपरेखा जो है वो क्या है। पाठ्य योजना के उद्देश्य होने चाहिए, पाठ्य वस्तु क्या है, उसकी विधि क्या है और फिर उसका मूल्यांकन करना। यही हिंदी भाषा में पाठ्य योजना का प्रमुख मूल रूपरेखा होती है। इसलिए ऑप्शन इसमें भी आपका ए राइट है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में हर्बर्ट पाठ्य योजना के प्रमुख बिंदु क्या है। इसमें हर्बर्ट जो पाठ्य योजना होती है उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। उसके प्रमुख बिंदु हैं आपकी प्रस्तावना आ जाती है, आपका प्रस्तुतिकरण को जोड़ना आ जाता है, सामान्यीकरण आ जाता है, अनुप्रयोग, सारांश, ये सभी चीज़ें हिंदी भाषा में जो हर्बर्ट पाठ्य योजना होती है उसके प्रमुख बिंदु यही सारे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो गया। हिंदी भाषा पाठ्य योजना के अंतर्गत एनसीईआरटी पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं। देखिए ऊपर लिखा था हर्बर्ट, देखिए जो हमारी पाठ्य योजना है वो हर्बर्ट उपागम के तहत भी बनती है, एनसीईआरटी के तहत भी बनती है। तो इसमें अगर बात करेंगे एनसीईआरटी पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं। इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, अवबोधात्मक उद्देश्य होते हैं, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं, कौशलात्मक उद्देश्य भी होते हैं, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य होते हैं और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य भी होते हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे वो राइट हो जाता है। ठीक है, बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पाठ्य योजना के अंतर्गत RCEM पाठ्य योजना का निर्माण किस संस्थान ने किया था। देखिए हर्बर्ट पाठ्य योजना भी होती है, एनसीईआरटी भी होती है और RCM भी होती है। RCM पाठ्य योजना का निर्माण किस संस्थान ने किया था। इस योजना का जो निर्माण है वो आपके रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने किया था। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने RCEM पाठ्य योजना का निर्माण किया था, इसीलिए इसको RCEM कहते हैं। ठीक है, R फॉर रीजनल, C फॉर कॉलेज, ऑफ, E फॉर एजुकेशन, M फॉर मैसूर। RCEM यानी कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर दृष्टिकोण के क्या सोपान हैं। इसके सोपान हैं अदा, नंबर 1 अदा यानी कि व्यवहार, फिर प्रक्रिया और उसके बाद उसका प्रदा यानी कि आउटपुट। हिंदी पाठ्य योजना में ब्लूम्स पाठ्य योजना में उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। हिंदी की जो पाठ्य योजना है उसमें ब्लूम पाठ्य योजना में जो उद्देश्य होते हैं उनको 6 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है। 6 वर्गों में बांटा गया है। देखिए जिस तरीके के आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं इसी तरीके के हम नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। मैं आपको हिंदी के नोट्स दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है पेडागोजी ऑफ हिंदी शॉर्ट नोट्स। ये जो नोट्स होते हैं वो सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। पेड स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को कुछ फीस पे करनी होती है एंड उसमें आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। भक्ति काल से कौन कौन से क्वेश्चंस मेन आपसे पूछे जा सकते हैं, भक्ति काल से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं उनको डाला गया है। रीतिकाल की जो है रचनाओं में 3 प्रकार की प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। आधुनिक काल क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा सकता है। भाषा क्या है, अभी भाषा से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं एंड अभी और क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। अभी तो हम लोग 20-25 क्वेश्चन पढ़े हैं और इस तरीके का ये कंटेंट होता है हमारा। मातृभाषा क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड और आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें जैसे मूल भाषा क्या होती है, आदर्श भाषा क्या होती है, विभाषा क्या होती है, कूट भाषा, बोली, इस तरीके का ये हमारा कंटेंट होता है जो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए ही प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो नंबर अभी आपको दे दिया जाएगा एंड आप वहाँ से ये नंबर पे ये देखिए सामने लिखा हुआ है नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ओके,
9628182649 ये नंबर होता है। यहाँ से आप हमारा ये कंटेंट ले सकते हैं। जैसे शिक्षण उद्देश्य की बात चल रही है तो अभी इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, कौशलात्मक उद्देश्य में क्या होता है, रसात्मक समीक्षात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, सृजनात्मक अभिवृत्त्यात्मक, इस तरीके से ना प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, माध्यमिक स्तर पर क्या होते हैं, ये सारा कंटेंट हमारा होता है जो पेड स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो गया था, 6 हो गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में व्याकरण पाठ्य योजना के उपविषय अनुप्रास, यमक अलंकार के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा। यानी कि मान लीजिए आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाना है, आपको यमक अलंकार का शिक्षण करना है, तो उसमें विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा आपका। ठीक है, इसमें छात्रों को अलंकार की विधाओं से अवगत कराना, यानी कि आप बच्चों इसका विशिष्ट उद्देश्य ये रखेंगे कि छात्रों को अलंकार की कौन कौन सी विधाएं होती हैं उनके बारे में बताया जाए, या छात्रों के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करने को कहना, आप कहेंगे कि आप उदाहरण प्रस्तुत करिए, या फिर छात्रों को उदाहरणों के माध्यम से अनुप्रास व यमक अलंकार की परिभाषा का विश्लेषण करते हुए विशेषताएं बताएंगे, या फिर ये सारी बातें सही हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका सी। जब आप अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार इसका शिक्षण कर रहे होंगे तो इसके पीछे विशिष्ट उद्देश्य आपका ये होगा कि छात्रों को उदाहरण के माध्यम से अनुप्रास और यमक अलंकार की परिभाषा बताई जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, उससे रिलेटेड विशेषताएं निकाली जाएं, तभी आप कॉन्सेप्ट को बच्चे के दिमाग में बैठा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा कौशल में प्रवीण होने के लिए, देखिए भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस आने लग गए हैं और भी मिलेंगे। हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा कौशल में प्रवीण होने के लिए कौन सा घटक महत्वपूर्ण है, तो इसमें सतत एवं गम्य अभ्यास, सतत एवं गम्य अभ्यास यानी कि सतत निरंतर कंटिन्यू जब आप अभ्यास करेंगे तभी आप किसी भी चीज़ में निपुण हो पाएंगे। हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल का क्या अर्थ है, श्रवण कौशल का क्या अर्थ है, श्रवण मतलब सुनना, कौशल मतलब स्किल, यानी कि सुनने की स्किल का क्या मतलब है, नाटक के द्वारा सीखना, नाटक के द्वारा सीखने का मतलब क्या हो गया, श्रवण कौशल नहीं हुआ। लोगों को भाव अभिव्यक्त करते सीखना, या फिर लोगों की बातों का अनुसरण करना, कानों के द्वारा ध्वनियों को स्वीकार कर मस्तिष्क में उसकी अनुभूति कर श्रवण करना। हाँ जी, बात ये सही है। यहाँ पे श्रवण, यहाँ पे सिर्फ श्रवण की बात हो रही है, सुनने की बात हो रही है। तो कानों के द्वारा ध्वनियों को स्वीकार कर, यानी कि ध्वनियों को सुन करके फिर मस्तिष्क में उस पर विचार करना, यही श्रवण कौशल है, यही आपकी लिसनिंग स्किल है। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रवण कौशल की विधियां क्या हैं, श्रवण कौशल की विधियां क्या हैं। प्रश्नोत्तर सस्वर भाषण विधियां, या फिर कहानी कहना और सुनना, श्रुत लेख विधियां, वाद विवाद एवं दृश्य श्रव्य सामग्री विधियां। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपके सभी कथन सत्य हैं। पठन कौशल का अर्थ पढ़ने से है, पठन कौशल का अर्थ पढ़ने से है, किंतु इस प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या हैं, इस प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या हैं, इस प्रक्रिया के प्रमुख तत्व आपके पठन क्रिया, अर्थ, बोध और भावानुभूति है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में गद्य पद्य के सस्वर पठन में क्या अंतर है, गद्य पद्य के सस्वर पठन में क्या अंतर है। इसमें अंतर आपका है गद्य पठन में स्पष्ट अक्षरोच्चारण, गद्य पठन में स्पष्ट अक्षर का उच्चारण, ऊंची ध्वनि, निर्गम और विराम चिन्हों का ध्यान। फिर पद्य में, ये तो बात हुई गद्य की, पद्य में भाव छंद के अनुसार आरोह अवरोह में पठन करते हैं। जो गद्य पठन होता है, जो प्रोज होती है, देखिए हम लोग प्रोज एंड पोएट्री पढ़ते थे, प्रोज यानी कि गद्य, गद्य पठन में अस्पष्ट अक्षर का स्पष्ट अक्षर का उच्चारण, ध्वनि ऊंची, निर्गम और विराम चिन्हों का ध्यान रखना। जहाँ पे विराम चिन्ह आता है वहाँ पे हम कुछ समय के लिए विराम लेते हैं। पद्य में क्या होता है, भाव छंद के अनुसार आरोह अवरोह में पठन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। वही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, गद्य और पद्य के सस्वर यानी कि स्वर सहित पठन में क्या अंतर है। लेखन यानी कि वर्तनी कौशल में क्या बालक को शब्द कला करने के स्थान पर क्या करना आवश्यक है। कौशल में
क्या बालक को शब्द कला करने के स्थान पर क्या करना आवश्यक है? तो यहाँ पे चित्रकारी करना आवश्यक है। क्या? चित्रकारी हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेखन कौशल में लिपि का क्या अर्थ है? शब्दों को दोहराना और लिखना, या फिर अपने भावों को रेखाओं, चित्रों, चिन्हों आदि से व्यक्त करना। जी हाँ, लेखन कौशल में लिपि का मतलब होता है अपने भावों को रेखाओं, चित्रों और चिन्हों आदि से व्यक्त करना ही लेखन कौशल में लिपि कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में कौशल प्रयोग के लिए शिक्षक को क्या सावधानी रखना आवश्यक है? तो इसमें प्रश्न पूर्व आधारित होने चाहिए, है ना, सरल से कठिन क्रम में हो। पहले बच्चों को सरल चीजें पढ़ाइए, फिर उनको कठिन की तरफ लेकर के चलिए। जो भी क्वेश्चंस हो टॉपिक से रिलेट करते हो, प्रश्नों की भाषा सरल हो, प्रश्न एकार्थी हो, तो इस तरीके से सभी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में वाचन यानी कि उच्चारण कौशल में अशुद्धियाँ के क्या कारण हैं? जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके क्या कारण हैं? नंबर 1 तो दृष्टि दोष, वाणी दोष व असावधानी होना, है ना, ये अशुद्धियाँ हैं। अगर दृष्टि दोष प्रॉब्लम होगी तो बच्चा प्रोनाउंसिएशन में गलती करेगा। जब वो शब्द को ठीक तरीके से देख नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है गलत पढ़ेगा। वाणी दोष हो सकता है बच्चा हकलाता हो, तुतलाता हो, है ना, या फिर हो सकता है जल्दबाजी में पड़ गया हो। इस तरीके से जो है उच्चारण में गलतियाँ होती हैं। ठीक है, शिक्षकों का कठोर व्यवहार, छपाई में त्रुटियाँ। भाई अगर गलत चीज़ छपी है तब भी तो पढ़ने में दिक्कत होगी, गलत छपा है तो हम गलत पढ़ जाएंगे। कक्षा का तनावपूर्ण वातावरण भी जो है कि हिंदी भाषा शिक्षण में वाचन यानी कि उच्चारण कौशल में अशुद्धि हो सकती है। मार्गदर्शन का अभाव हो सकता है। पाठ्यवस्तु का कठिन और अरुचिकर होना। जब कोई चीज़ हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है तो फिर हम उसको गलत भी पढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी ही बातें सही हैं, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या अर्थ है? हिंदी शिक्षण में यानी कि हिंदी टीचिंग में जो हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है दृश्य श्रव्य सामग्री को देख करके, सुनकर व प्रयोग करके निर्धारित ज्ञान को सीख कर स्थायी रूप से मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, यही दृश्य श्रव्य का अर्थ है। दृश्य श्रव्य में सीधा सा उदाहरण आपका जैसे टेलीविज़न है ना। टेलीविज़न में क्या है, हम सामने जो चीज़ देख रहे होते हैं वही सुन भी रहे होते हैं आज, है ना। अभी तो जैसे हम कह सकते हैं मोबाइल भी है, मोबाइल में आप सामने देख भी रहे हैं कोई चीज़ और सुन भी रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ हम देखते भी हैं सुनते भी हैं वो चीज़ हमारे दिमाग में जल्दी स्टोर हो जाती है। एंड किसी भी चीज़ को सीखने में हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करते हैं उस चीज़ को उतनी ही आसानी से सीख भी लेते हैं और वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्टोर भी रहती है। ठीक है, केवल अगर सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं, सिर्फ एक इंद्री काम कर रही है। अगर देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं तो हमारी एक से अधिक इंद्रियां काम कर रही हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है दृश्य श्रव्य उपकरण कोई युक्ति है जिसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस की दृष्टि और अनुभूति के माध्यम से अग्रसरित अथवा प्रोत्साहित हो सकती है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा शिक्षा शब्दकोश के अनुसार दी गई है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार दी गई। ऑप्शन बी इज द राइट वन। हिंदी शिक्षण में, हिंदी टीचिंग में दृश्य श्रव्य सामग्री के क्या उद्देश्य हैं? हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के उद्देश्य हैं विषय वस्तु पर ध्यान का केंद्रीकरण, निरीक्षण शक्ति का विकास करना। बात सही है। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तथ्यात्मक सूचनाएं देना, ये भी बात सही है। जब हम चीज़ को बच्चों को सामने दिखा भी रहे हैं, बच्चा सुन भी रहा है तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। भाषागत दोषों और भ्रमों को दूर करना, भाषा से रिलेटेड जितने भी दोष हैं, जितने भी भ्रम हैं वो हम बच्चों को दूर करने का प्रयास करें और जो भी ज्ञान बच्चे ने अर्जित किया है उसको स्थायी बनाएं। यहाँ पे तो सारी ही बातें सही हैं। जब सारी बातें सही हैं तो फिर आप डी को टिक मारिए, आगे बढ़िए। दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार के हैं? ये बात बहुत अच्छी है। दृश्य श्रव्य सामग्री के कितने प्रकार हैं? ये आपके 3 प्रकार हैं। कितने? 3 प्रकार हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के सहायक साधन के रूप में चॉक बोर्ड की क्या सीमाएं हैं? चॉक बोर्ड जो होता है उसकी अपने कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, सीमाएं। नंबर 1 तो शिक्षक द्वारा लिखते समय छात्रों से संपर्क नहीं रहता, ये उसकी समस्या है, सीमा भी कह सकते हो, या फिर यहाँ पे दोष भी लिखा हो सकता था, कमी भी लिखी हो सकती थी। ठीक है,
देखिए ठीक है, अच्छी बात है। जो चॉक बोर्ड होता है, जो ब्लैक बोर्ड होता है, उसके फायदे तो हैं कि हम बच्चों को तुरंत लिख करके बता रहे हैं, लेकिन उसकी कमी ये है कि उसमें छात्रों से संपर्क नहीं रहता। टीचर सीधा ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है। शिक्षक द्वारा बोर्ड पर लिखते समय आंशिक रूप से छात्रों को दिखाई देता है ना। सुलेख पूर्ण लिखित विषय वस्तु न होने पर छात्र शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सारी बातें सही है, सारी कमियां हैं हमारे ब्लैक बोर्ड की। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री में चार्ट के कितने प्रकार होते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री में चार्ट के, देखिए एक तो टी चार्ट होता है, प्रवाह चार्ट भी होता है, तालिका चार्ट भी होता है। ये सभी चार्ट के प्रकार हैं, ये सभी चार्ट के प्रकार हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री में प्रोजेक्टर कितने प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री में प्रोजेक्टर आपके 3 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सोचिए पिछले साल सब इसी प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी तो इसी प्रकार के आएंगे। तो फिर उसी तरीके से डीप नॉलेज गेन करिए, अच्छे से पढ़िए, है ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव मत रटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कहता है श्रव्य सामग्री में ग्रामोफोन के शैक्षिक लाभ क्या है? श्रव्य जो सामग्री होती है जिसको सिर्फ हम सुनते हैं, उसमें ग्रामोफोन के शैक्षिक लाभ क्या है? शिक्षा से रिलेटेड क्या लाभ है? दूर बैठकर छात्रों का लाभ है, दूर बैठकर छात्र लाभ महान व्यक्तियों के भाषण, आवाज, अनुभव को सुन सकते हैं। ठीक है, दूर बैठकर के जो छात्र हैं वो लाभ उठा सकते हैं, महान व्यक्तियों के भाषण को सुन सकते हैं, आवाज का अनुभव कर सकते हैं, ज्ञानवर्धक नाटकों को सुन सकते हैं, सामूहिक रूप से ज्ञान दे सकते हैं, छात्रों की कल्पना शक्ति में विकास होता है। या फिर यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सारे ही आपके राइट हैं। श्रव्य सामग्री में इसका ये यूज है, शैक्षिक लाभ है। श्रव्य दृश्य सामग्री में एलसीडी प्रोजेक्टर की क्या उपयोगिता है? श्रव्य दृश्य सामग्री में एलसीडी यानी कि जो प्रोजेक्टर होता है छात्रों में बोधगम्यता, ग्राह्यता शक्ति का विकास करता है, पाठ्यवस्तु में बच्चों की रुचि बढ़ती है, बड़े समूह को शिक्षण हम दे सकते हैं, एक साथ स्मरण शक्ति में भी विकास होता है, चित्र को दोबारा दिखा सकते हैं और रख रखाव भी आसान होता है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन विधियाँ कितने प्रकार की हैं? हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन विधियाँ आपकी 4 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन विधियाँ 4 प्रकार की हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 43 नंबर क्वेश्चन कहता है सहगामी क्रियाएं स्कूल गतिविधियों का अभिन्न अंग हैं। इसकी आवश्यकता पाठ्यक्रम को पूर्ण करने और संगठित करने के पूर्व विचार के लिए होता है। उक्त कथन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में किस आयोग ने दी है? ये आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है। नेक्स्ट वन इज हिंदी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य क्या हैं? हिंदी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य नंबर 1 तो विविधता, शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में और क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता होती है, पर्याप्त साधनों की पूर्ति होती है, उचित निरीक्षण भी होता है, स्नेह यानी कि धीमे धीमे क्रियान्वित करना, किसी भी काम को अपने व्यवहार में लाना, विद्यार्थियों का सहयोग करना, ये सभी कथन सही है। हिंदी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के यही उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज हिंदी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं? तो इसमें कठिनाइयाँ क्या आती हैं? नंबर 1 तो अंधानुकरण, साधनों का अभाव रहता है, शिक्षकों की अरुचि रहती है, समय सारणी में कम महत्व और परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली रहती है, अधिकारियों का असहयोग रहता है यानी कि पूरा सहयोग नहीं मिलता, सीमित क्रियाएं होती हैं, संकीर्ण विचारधारा होती है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी है वो राइट हो जाएगा। ये सभी कठिनाइयाँ हिंदी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांश कौन पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रयोग की जाती? कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं अधिक प्रयोग की जाती हैं? नंबर 1 परिचर्चा, वाद विवाद, खेल, कार्यशाला, विचार गोष्ठी, निबंध लेखन और कथन तथा लेखन, ये सभी विधियां प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए जो है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में वाद विवाद पाठ्य सहगामी की क्रिया का क्या महत्व है? वाद विवाद जो पाठ्य सहगामी क्रिया है उसका क्या महत्व है? उसका महत्व ये है कि इस क्रिया से छात्रों की अभिरुचियों, अभिप्रवृत्तियों, अपनी क्षमता को
विकसित करते हुए सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ भी आपका ए राइट है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में भाषण सहगामी क्रिया में छात्रों की क्या भूमिका रहती है? भाषण सहगामी क्रिया में छात्रों की क्या भूमिका है? छात्रों की भूमिका है भाषण क्रिया के द्वारा शुद्ध उच्चारण, भाषा शैली, भौतिक प्रस्तुतिकरण, भाषण की रोचकता स्थापित करना, यही छात्रों की भूमिका है। ऑप्शन बी राइट है। चलिए 49 नंबर इज हिंदी भाषा शिक्षण में अत्यांक्षरी, जो अंताक्षरी होती है जिसको हम लोग अंताक्षरी कहते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया के द्वारा छात्रों की किस क्षमता का विकास किया जा सकता है? तो छात्रों में काव्य अध्ययन, काव्य चयन व स्मरण शक्ति का विकास किया जा सकता है। इन सब चीज़ों का विकास छात्रों में किया जा सकता है अंताक्षरी पाठ्य सहगामी क्रिया के माध्यम से। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में क्या सावधानी आवश्यक है? तो इसमें जो है एक क्रिया को महत्व न देना, उच्च अधिकारियों का हस्तक्षेप कम होता है ना, ये मतलब हमें सावधानी रखनी चाहिए कि उच्च अधिकारियों का हस्तक्षेप कम हो, है ना, और सिर्फ एक ही एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस ना दिया जाए, वित्तीय साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, शैक्षिक नैतिक मूल्य निर्धारित होने चाहिए, बाहरी की अपेक्षा आंतरिक परिणामों को महत्व और कई पाठ्य सहगामी एक साथ प्रयोग ना हो। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन आपके सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत, अरबी, फारसी, नेपाली। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह आपकी फारसी भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा से हुई है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः कितने रूप हैं? अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः दो रूप हैं। डिफरेंट कितने रूप हैं? दो रूप हैं। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका ऋग्वेद है। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। हिंदी भाषा का अर्थ क्या है? हिंदी भाषा का अर्थ क्या है? मनुष्य के भावों और विचारों को बोलकर एवं लिखकर प्रकट करना हिंदी भाषा का यही अर्थ है। भाषा केवल कानों से ही नहीं, आँखों का भी विषय है। विचार विनिमय के लिए ध्वनि के माध्यम से विविध भावों को व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। भाषा की अभिव्यक्ति के मुख्यतः कितने रूप हैं? भाषा की अभिव्यक्ति के मुख्यतः दो रूप हैं। कितने? दो रूप हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समिष्ट ही भाषा है। क्या है? अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समिष्टि ही भाषा है। उक्त हिंदी भाषा की परिभाषा किस भारतीय ने दी है? ये आपके अपने सुकुमार सेन ने दी है। किसने परिभाषा दी है? ये सुकुमार सेन की परिभाषा है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाता है। हिंदी साहित्य सामान्यतः किस काल से हुआ है? हिंदी साहित्य आपका आदिकाल से चलता आ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल में कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? तो इनके अनुसार आदिकाल में जो है दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 इज हिंदी भाषा का विकास कितने कालों में हुआ? हिंदी भाषा का जो विकास है वह आपका 3 कालों में हुआ। क्या? हिंदी भाषा का विकास आपका 3 कालों में हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के विकास को कितने युगों में बांटा गया है? कितने युगों में बांटा गया है? 4 युगों में बांटा गया है। कितने युगों में? 4 युगों में बांटा गया है। हिंदी भाषा की प्रकृति में कौन सा तत्व प्रमुख है? हिंदी भाषा की प्रकृति में एक तो भाषा एवं विचारों में गहन संबंध जरूरी है। भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। जी हाँ, भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल, इसलिए ऑप्शन नंबर हम चाहेंगे डी के साथ जाना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है, तो हिंदी कैसी भाषा हुई?
जब संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है तो हिंदी आपकी वियोगात्मक भाषा हुई। क्या? हिंदी आपकी वियोगात्मक भाषा हुई। हिंदी भाषा में ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसमें जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि है। क्या? जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि होती है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन विशेष तथ्य आवश्यक हैं? कौन कौन विशेष तथ्य आवश्यक हैं इसमें आपका उत्पादन, संवहन और ग्रहण, ये तीनों ही आवश्यक हैं। ये तीनों विशेष तथ्य हैं जो कि आवश्यक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 इज, क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा शिक्षण में ध्वनि विज्ञान का प्रयोग कौन एवं कैसे होता है? कौन एवं कैसे होता है? औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान बोलना, ठीक है, श्रौतिक ध्वनि विज्ञान सुनना, तरंगीय ध्वनि विज्ञान यानी कि ध्वनि वेग, उक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? हिंदी भाषा शिक्षण में ध्वनि विज्ञान का प्रयोग कौन और कैसे होता है? नंबर 1 तो औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान जिसमें बोलना है, श्रौतिक ध्वनि विज्ञान जिसमें सुनना आता है, तरंगीय ध्वनि विज्ञान जिसमें ध्वनि वेग। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख विवेच्य कौन है? ठीक है, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख विवेच्य कौन है? ध्वनिग्राम एवं ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान, शारीरिक ध्वनि विज्ञान व ध्वनियों का वर्गीकरण आता है, तरंगीय ध्वनि विज्ञान आ जाती है। इसलिए ऑप्शन यहाँ भी आपका डी राइट हो जाता है। हिंदी शब्द विज्ञान में शब्द का अर्थ क्या है? हिंदी शब्द विज्ञान में शब्द का अर्थ है एक या एक से अधिक अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। बहुत सटीक डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। हिंदी वाक्य विज्ञान में भाषा की प्रथम इकाई क्या है? हिंदी वाक्य विज्ञान में भाषा की प्रथम इकाई आपकी वाक्य है। क्या है? वाक्य है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। हिंदी वाक्य विज्ञान में वाक्य के आवश्यक तत्व कौन हैं? सार्थकता है, योग्यता भी है, आकांक्षा है, समीपता भी है, अन्विति भी है। उक्त सभी कथन आपके राइट हो जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाक्य संश्लेषण क्या है? वाक्य संश्लेषण का मतलब होता है बिखरे हुए वाक्यों को एक करना, वाक्य संश्लेषण कहलाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में हिंदी भाषा का क्या महत्व है? हिंदी भाषा शिक्षण में हिंदी भाषा एक तो व्यक्तित्व एवं भावात्मक विकास करने के लिए भी हिंदी भाषा की बहुत आवश्यकता है, इसका महत्व है। मातृभाषा अध्ययन अध्यापन का विकास में भी हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। मानसिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना, तो ये सभी हिंदी भाषा शिक्षण में हिंदी भाषा का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा बालक के कितने कौशलों का विकास करती है? तो ये बालक में 9 कौशलों का विकास करती है। कितने कौशल? 9 कौशल। प्राथमिक स्तर में हिंदी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर में हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है लिपि का ज्ञान कराना, पढ़ने की आदत डेवलप करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, शब्द शुद्ध उच्चारण करना सिखाना बच्चे को। यही सभी प्राथमिक स्तर में हिंदी भाषा के शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो आपका राइट हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा का विकास किस सूत्र पर आधारित है? तो माध्यमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा का विकास सूत्र है वो आपका त्रिभाषा सूत्र पर आधारित है। किस पर? त्रिभाषा सूत्र पर आधारित है। तो भाषा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने भाषा से रिलेटेड पॉइंट्स भी बहुत सारे शॉर्ट नोट्स में। 75 नंबर, हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 अंग आपके शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम हो जाएगा। हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में 3 अंग आपके शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम होता है। माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है पठन कला की निपुणता विकसित करना। बच्चे के अंदर रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, गतिपूर्ण लेखन प्रवृत्ति को विकसित करना, बच्चा अच्छी स्पीड के साथ लिख पाए, स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी की प्रवृत्ति में वृद्धि करना। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। हिंदी शिक्षण सिद्धांतों में स्वाभाविकता सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? स्वाभाविकता सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है सुनकर
वह बोलकर भाषा का विकास करना। सुनकर और बोल करके भाषा का विकास करना। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट है। स्वयं संशोधन के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं संशोधन के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है अपनी ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों की त्रुटियों को बालक स्वयं संशोधित करे, बालक स्वयं अपना करेक्शन करे, अपनी गलतियों को सुधारे। यही स्वयं संशोधन का सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा में प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या है? तो इसमें प्रमुख शिक्षण सूत्र है आपका मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन एवं प्रकृति का अनुसरण करना। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ये सभी हिंदी भाषा में प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं। हमने अपने नोट्स में भी इनको बहुत अच्छी तरीके से किस में कौन से शिक्षण सूत्र में क्या बात कही जाती है, कौन कहाँ पे काम आता है, उसको विधिवत तरीके से लिखा हुआ है। जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, प्रकृति का अनुसरण जैसा अभी आपने जस्ट पढ़ा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ये सभी शिक्षण सूत्र होते हैं हमारे, है ना। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 79 में हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र की मुख्य विशेषता क्या है? विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र की मुख्य विशेषता है ज्ञान को छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके प्रत्येक इकाई का विश्लेषण कर संश्लेषण करना ही आपका विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र की मुख्य विशेषता है। शिक्षण विधि क्या है? व्हाट इज टीचिंग मेथड? क्या है? पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना शिक्षण विधि है। आप किस चैप्टर को, किस पाठ को किस तरीके से बालक के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो प्रस्तुत करने का जो आपका तरीका हो गया वही आपकी शिक्षण विधि हो गई। शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। उक्त हिंदी शिक्षण की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये जो परिभाषा है वो आपके विनिंग ने दी है। किसने दी है? विनिंग की परिभाषा है ये। हिंदी शिक्षण की विधियों की मुख्य विशेषता क्या है? हिंदी शिक्षण की जो विधियां हैं उनकी मुख्य विशेषता ये है कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए और जो भी शिक्षण विधि हो वो प्रयोगात्मक हो, चयन व्यक्तिगत आधार पर होना चाहिए, है ना। किस बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि कैसी है, इस आधार पर हम उसका चयन करें। शिक्षक को उचित अनुचित का ज्ञान कराएं, छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण करें, विषय वस्तु के प्रति रुचि बढ़ाएं, छात्रों में सक्रियता, एक्टिव जो है बच्चों को एक्टिव बनाएं, है ना। ये सभी जो है शिक्षण विधियों की मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण पद्धतियों का मूलभूत सिद्धांत क्या है? हिंदी शिक्षण पद्धतियों का मूलभूत सिद्धांत क्या है? निश्चित उद्देश्य, करके सीखना, प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, ठीक है, ये मूलभूत सिद्धांत है। व्यावहारिक जीवन उपयोगी बने, नियोजन, मनोरंजन व पाठ्यक्रम चयन के सिद्धांत होने चाहिए। पुनरावृत्ति, विभाजन एवं व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, यह भी हिंदी शिक्षण पद्धति का मूलभूत सिद्धांत है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाना चाहेंगे। नेक्स्ट वन इज हिंदी शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? हिंदी शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 तो आपका शिक्षण उद्देश्य, शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक जो हैं ये हिंदी शिक्षण विधि को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है हिंदी भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि जिस विधि में नवीन ज्ञान उसी प्रकार सिखाया जाता है जिस विधि से बालक अपनी मातृभाषा को सीखता है, इसे हिंदी भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। हिंदी शिक्षण में वेस्ट की विधि या नवीन विधि के जनक कौन थे? तो इसमें आपके डॉक्टर माइकल वेस्ट जो हैं वो वेस्ट की विधि कही जाती है या फिर नवीन विधि के जनक माने जाते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की आगमन शिक्षण विधि का प्रमुख दोष क्या है, प्रमुख कमी क्या है? उसमें कमी यह है कि परिश्रम और समय अधिक लगता है, प्राप्त नियम कम शुद्ध होते हैं, निष्कर्ष न्यायिक नहीं होता है, उच्च कक्षाओं के लिए भी उपयोगी नहीं है। यही सब इसके दोष हैं, यही सब इसकी कमियां हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है शिक्षण प्रविधि शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है। जो शिक्षण प्रविधि है ये टीचर के द्वारा संचालित वो क्रिया है जिससे छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है।
उक्त हिंदी शिक्षण प्रविधि के लेखक कौन हैं? इसके लेखक आपके वेस्ले हैं। कौन? वेस्ले। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। हिंदी शिक्षण प्रविधियों की विशेषताएं क्या हैं? हिंदी शिक्षण प्रविधि की विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1 तो विषयों में रुचि उत्पन्न करना, उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, बच्चा सेल्फ स्टडी जो है करना सीख जाए। छात्रों में तर्क, निर्णय, विश्लेषण शक्ति का विकास करना, स्वयं सामाजिकता का विकास, सक्रियता बढ़ाना एवं बौद्धिक व व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा ज्ञान अर्जन करना, यही सभी हिंदी शिक्षण प्रविधियों की विशेषताएं हैं। हिंदी भाषा के अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित करने के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित है? क्या उद्देश्य निर्धारित है? इसमें छात्रों को ज्ञान से समग्र परिचय देना, मानसिक विकास करना, विषय वस्तु को रोचक और आकर्षक बनाया जाए, विषय का व्यवहारिक ज्ञान देना भी जो है कि इसका उद्देश्य निर्धारित करता है। हिंदी का अन्य विषयों से संबंध स्थापित करना एवं छात्रों के श्रम शक्ति और समय को बचाना। ठीक है, तो ये उद्देश्य निर्धारित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, क्योंकि तीनों बातें यहाँ पे ठीक लिखी हुई हैं। इतिहास का संबंध, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए ना। इतिहास का संबंध नाटक से है, तो भूगोल का संबंध रंगमंच से है। हिंदी का संबंध उक्त कथन किस विद्वान ने दिया है? ठीक है, उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये आपका फेयरग्रीव का है। किसका है? फेयरग्रीव का है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 93 इज हिंदी भाषा शिक्षक द्वारा विज्ञान, जो हिंदी भाषा शिक्षक है उसके द्वारा विज्ञान से सहसंबंध स्थापित करने के लिए किस योग्यता का होना आवश्यक है? कौन सी योग्यता जरूरी है? तो उसमें शिक्षक को विज्ञान विषय वस्तु का समग्र ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। हिंदी भाषा शिक्षण में अन्य विषय से सहसंबंध स्थापित करने के लिए क्या सावधानी रखनी है? तो इसमें सहसंबंध छात्रों के अर्जित ज्ञान पर आधारित एवं मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। उपरोक्त कथन सब जगह सत्य तो होते हैं, कह सकते हैं 90% तो ये ऑप्शन सही होता है, 10% ये भी गलत होता है, इसलिए आंसर ध्यान से करें। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे इसमें भी आपका डी हो जाएगा, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 इज एक हिंदी शिक्षक के विषय तथ्य क्या है? एक हिंदी शिक्षक जो है वो समाज की उन्नति, मनुष्यों का निर्माण करता, छात्रों का व्यक्तित्व विकास एवं संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करता है। एक हिंदी शिक्षक जो होता है वो समाज की उन्नति करता है, मनुष्यों का निर्माण करता है, छात्रों का व्यक्तित्व विकास करता है, संपूर्ण राष्ट्र का निर्माता होता है। हिंदी शिक्षक में किस गुण का होना हिंदी शिक्षण के लिए हानिकारक है? कौन सा गुण होना हानिकारक है? छात्रों से दूरी बनाए रखना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, ये जो टीचर का गुण है वो हानिकारक है, वो नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 97 इज हिंदी शिक्षक के शिक्षण अवधि में क्या प्रमुख कार्य हैं? उसका प्रमुख कार्य यह है कि उपयुक्त विषयों के चयन करने में मदद करे, पाठ्य सहगामी क्रिया के चयन में सहायक हो। ठीक है, स्वस्थ वातावरण स्थापित करे, छात्रों को अधिक से अधिक जानकारी दे, मूल्यांकन योग्यता का विकास करे, त्रुटि सुधारने की योग्यता में भी वृद्धि करे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 इज हिंदी भाषा शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में मूलभूत अंतर क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण विधियों और प्रविधियों में मूलभूत अंतर क्या है? इसमें शिक्षण विधि पाठ्यवस्तु की प्रस्तुतिकरण बताती है। जो शिक्षण विधि है वो पाठ्यवस्तु की प्रस्तुतिकरण बताती है, जबकि जो प्रविधि है ये शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, शिक्षण विधि पाठ्यवस्तु की प्रस्तुतिकरण बताती है कि आप किस पाठ को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आपकी विधि हो गई। जो प्रविधि है ये शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। आपके जो भी शिक्षण से संबंधित लक्ष्य हैं, जिन लक्ष्यों को टारगेट करते हुए जो आपका शिक्षण है उसको प्राप्त करने का साधन है। हिंदी गद्य शिक्षण का प्रसार कितने वर्षों में वर्तमान अवस्था की स्थिति में आया? 100 वर्षों में। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड हमने नोट्स आपको दिखा ही दिए हैं किस तरीके के होते हैं। अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, पेपर इसी तरीके से पूछेगा, टफ पेपर रहता है हिंदी का, क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं, तो आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। ये नंबर दिया गया है। हिंदी गद्य के अंतर्गत निबंध गद्य शैली के अनुसार कितने वर्गों में देखने को मिलता है? ये आपका जो है कि 5, 4, 3, 7 ऑप्शन आपका इसमें जो बी है 4 वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।